हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब हैं फिट एंड फाइन और साथ ही साथ कर रहे हैं बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई। तो बच्चों, मेरा नाम है सीमा चौहान और मेरे साथ आप पढ़ते हैं अपनी क्लास 8th का मैथ्स। और जैसा कि आप जानते हैं, मैथ्स में कर रहे हैं अपना चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। और आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं। तो फटाफट से आपको क्या करना है, अपनी क्लास को ज्वाइन करना है, बाकी जो आपके फ्रेंड्स हैं जो अभी भी क्लास में नहीं है उनके साथ शेयर करना है, क्लास को लाइक करना है, और जिसने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हमारी जो ये क्लास है डाउटनट ऐप पर भी चल रही है, तो वहाँ भी आप ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस बच्चों। बट उससे पहले एक बार डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन को दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ताकि कुछ बच्चों के दिमाग में अगर थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो वो दूर हो जाए। ठीक है, तो चलो जल्दी से अपनी क्लास ज्वाइन करो और साथ ही साथ मुझे कमेंट बॉक्स में बताते भी रहो, ठीक है, कि क्या होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब कि जब कोई एक चीज दूसरी चीज से डायरेक्टली रिलेटेड है। डायरेक्टली रिलेटेड का मतलब कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़े, एक चीज अगर कम हो रही है तो दूसरी चीज भी कम हो। जैसे आप और आपके जो फ्रेंड्स हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड रहते हैं कि आप खुश होते हो तो आपका फ्रेंड खुश होता है, आप उदास होते हो तो आपके फ्रेंड उदास हो जाते हैं। तो आप दोनों में क्या है, या आप और आपके फ्रेंड के बीच में क्या है, एक डायरेक्ट कनेक्शन है। तो ऐसा ही हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। बस ये है कि जो भी हमारी क्वांटिटीज हैं, अगर हम उनका रेशियो निकालें तो वो रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब है कि जिस हिसाब से एक क्वांटिटी बढ़ेगी उसी हिसाब से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो चलो पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर एक छोटे से एग्जांपल से और इसको समझते हैं। टू क्वांटिटीज x एंड y, दो क्वांटिटी है कोई भी जिनको हमने x और y मान लिया है, दे आर सेड टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। हम उनको क्या कहेंगे कि वो हमारी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। कब? व्हेन वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, देन वैल्यू ऑफ y इज ऑल्सो इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। कि जब x की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो तो y की वैल्यू भी सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज और डिक्रीज हो, सो दैट उनका जो रेशियो है x और y का वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। मतलब x और y जो है उनका रेशियो क्या हो, कांस्टेंट हो। मतलब कभी भी हम x और y का रेशियो निकालें तो वो हमेशा सेम ही आए उस क्वेश्चन में। तो when x and y are in direct proportion, तो हम ये कह सकते हैं x1 upon y1, मतलब कि जो पहली जो हमारी दोनों क्वांटिटीज हैं उनका रेशियो, दूसरी दो क्वांटिटीज का रेशियो और तीसरी क्वांटिटीज का रेशियो, सबका रेशियो क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि वो किसी कांस्टेंट के बराबर होंगे और वो हर केस में क्या होगा, सेम का सेम ही होगा। कैसे? एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर और बता देती हूँ आप बच्चों को। जैसे मान लो हमने नोटबुक परचेज करी, ठीक है। अब यहाँ पर है हमारी क्या, नंबर ऑफ नोटबुक्स। नोटबुक्स ले लो या नंबर ऑफ बुक्स ले लो, मैंने नोटबुक ले ली, यहाँ पे नंबर ऑफ नोटबुक्स हो गई और नीचे हो गया उनका कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक्स, ये हो गया कॉस्ट। इसको मान लो मैंने x मान लिया और इसको मान लिया y। अब एक जो नोटबुक है मान लो उसका कॉस्ट है 50 रुपीज, एक नोटबुक जो है वो हमें 50 रुपीज में मिली। ये हो गया हमारे पास पहली टर्म x1 और ये हो गई y1। अब अगर मुझे यहाँ पर दो नोटबुक लेनी है तो ऑब्वियसली दो नोटबुक के लिए मैं कितने पे करूंगी, 100 पे करूंगी, डबल हो जाएगा। नोटबुक यहाँ से डबल हो गई हैं तो उनका प्राइस भी क्या हो जाएगा, यहाँ से डबल हो जाएगा। अब मान लो मुझे यहाँ से चाहिए 5 नोटबुक्स, तो प्राइस 5 टाइम, मतलब नोटबुक 5 टाइम्स हो गई है तो प्राइस भी यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा। और अब हमारी ये जो नोटबुक्स आएंगी वो कितने में आएंगी, 250 में आएंगी। ठीक है, तो ये है हमारा पहला x1 y1 और इसको हम बोल देते हैं x2 और ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा हमारा x3 और ये हो जाएगा y3। अब हम निकाल के देखते हैं क्या इनका रेशियो बराबर है। देखो x1 कितना है 1 और दूसरा कितना है 50, फिर x2 अपॉन y2, x2 है हमारा यहाँ से 2 और y2 है 100, फिर है x3 और y3, ये है 5 और ये है 250। कैंसिल करो यहाँ से, कितना आएगा, ये जाएगा 1/50, ये भी कितना आ जाएगा 1/50। तो तीनों केस में देखो ये क्या है, बराबर है, मतलब कि रेशियो हमारा हर केस में क्या है, सेम है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि इनका रेशियो हमेशा क्या होगा, सेम होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। ओके, दूसरा हमने किया था भाई इनवर्स प्रोपोर्शन।
इनवर्स प्रोपोर्शन मतलब कि उसका रिवर्स है ना। जैसे बच्चे होते हैं ना, उनको कहीं कुछ काम करते कुछ है, होता है ना ऐसा कि बच्चे को आप कहो कि बेटा ये कर दो, वो तो वो बिल्कुल नहीं करेंगे, और जो कहीं ये मत करो वो पक्का करेंगे। तो ऐसा ही हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन है। जब हम एक चीज को बढ़ाएंगे तो दूसरी कम हो जाएगी, एक को कम करेंगे तो दूसरी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो टू क्वांटिटीज x and y are said to be inverse proportion if whenever the value of s increases or decreases then the value of y decreases or increases in such a way कि x y का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहे। मतलब कि जब x इंक्रीज हो रही है तो y क्या हो, डिक्रीज हो, ये डिक्रीज हो रही है तो ये क्या हो, इंक्रीज हो, और जब हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो उनका प्रोडक्ट क्या आए, सेम आए। कैसे कैसे कहाँ पर ये सिचुएशन होती है जब एक चीज बढ़ रही हो दूसरी चीज कम हो रही हो? ऐसा होता है जैसे मान लो नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीजेज, टाइम टेकन टू फिनिश द जॉब डिक्रीजेज, कि हम लोग जब बढ़ा देते हैं तो नंबर ऑफ डेज कम हो जाते हैं, है ना। ज्यादा जो लोग हैं वो एक काम को कम दिन में करेंगे, कम लोग हैं उसी काम को ज्यादा दिन में करेंगे, तो इनवर्स का हो गया। उसी तरह सिमिलरली इंक्रीज द स्पीड, टाइम टेकन टू कवर अ गिवन डिस्टेंस डिक्रीज। जब हम स्पीड इंक्रीज कर दें तो टाइम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जैसे एक टेबल बनाते हैं यहाँ पर हम लिख लेते हैं टाइम टेकन, ठीक है, किसी भी जगह जाने में जो टाइम लग रहा है, टाइम टेकन को हम x मान लेते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं स्पीड, स्पीड को मान लेते हैं हम y। अब हमें ये पता है कि भाई अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो कम स्पीड से जा रहा है, कम टाइम लग रहा है तो ज़्यादा स्पीड से जा रहा है। तो मान लो ये हमारा है, किसी जगह जाने में लग रहे हैं 30 मिनट, ये हो गया हमारा मिनट्स में, और ये हो जाएगा किलोमीटर में। अब किसी जगह जाने में 30 मिनट्स लग रहे हैं, ठीक है, तो हमारी जो गाड़ी है उसकी स्पीड मान लो 60 किलोमीटर पर आवर है, 60 किलोमीटर पर आवर से जाता है, तो किसी जगह पहुंचने में जो टाइम लग रहा है वो है 30 मिनट्स। ये हो जाएगा हमारा x1 और ये हो जाएगा हमारा y1। ठीक है, अब अगर हम टाइम को इंक्रीज कर दें या स्पीड को इंक्रीज कर दें, मान लो अब स्पीड हो गई है हमारी 120, मतलब स्पीड को अब हमने क्या कर दिया है, ऑलमोस्ट डबल कर दिया है, तो टाइम अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा, टाइम हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। तो हम इसका क्या कर देंगे, यहाँ पर हाफ कर देंगे, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पहुँचने में हम कितने मिनट लगेंगे, हमें 15 मिनट लगेंगे। मतलब इसको बढ़ा देने से स्पीड को हमने डबल कर दिया तो टाइम क्या हो गया, हाफ हो गया। ठीक है, तो एक के बढ़ने से दूसरा क्या हो गया, इंक्रीज। लेकिन जब आप इनका प्रोडक्ट लोगे ना, मतलब आप क्या करोगे, जब आप x1 y1 निकालोगे तो वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो बराबर होगा x2 y3 बराबर होगा यहाँ पर x3 y3, मतलब क्या होगा, एक फिक्स नंबर रहेगा सबके साथ ही। करके देख लेते, देखो x1 है हमारा 30, y1 है 60, तो ये हो जाएगा कितना हमारा 1800। दूसरी तरफ है हमारे पास यहाँ पर 15 और मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 120 से, यहाँ से हो जाएगा 0, 3 और 8, 1800 यहाँ पर भी आ गया, है ना। तो यहाँ पर मतलब कि हमारा जो आंसर है वो दोनों, मतलब x1 y1 इक्वल टू x2 y2 है, मतलब कि प्रोडक्ट क्या है, सेम। तो डायरेक्ट में x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, और यहाँ पर x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास यहाँ पर, अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स। एक फैक्ट्री है और उसमें एक मशीन है वो सॉफ्ट ड्रिंक फिल करने की। बच्चों वो मशीन जो है वो 6 आवर्स लेती है और 6 आवर्स में 800 बॉटल्स क्या करती है, फिल करती है। ठीक है, हाउ मैनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स, 5 घंटे में कितनी बॉटल्स फिल करेगी। तो हमें पता है कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो किसका है, डायरेक्ट का है ना, क्योंकि कम टाइम में कम बॉटल्स फिल होंगी और ज़्यादा टाइम में ज़्यादा होंगी। अगर मैं आपको कहूँ कि आप 1 सेकंड में बॉटल भरो तो आप 1 सेकंड में ऑब्वियसली कम ही बॉटल भरोगी, और मैं कहूँ कि आप लगातार 1 घंटे बॉटल भरते रहो तो 1 घंटे में आप ज़्यादा बॉटल भरोगे। तो ये किसका क्वेश्चन हुआ, किसका क्वेश्चन हुआ, ये हुआ हमारा डायरेक्ट का। तो हम मान लेते हैं लेट
हम यहाँ पे मान लेते हैं, देखो लेट नंबर ऑफ बॉटल्स, नंबर ऑफ बॉटल्स को हम किससे दिखा दें, नंबर ऑफ बॉटल्स को, नंबर ऑफ बॉटल्स इज y, ठीक है, टेबल बना लेते हैं। तो यहां पर आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ आवर्स, जिसको हम x मान लें। नीचे हम लिख देते हैं नंबर ऑफ बॉटल्स, नंबर ऑफ बॉटल्स को हमने मान लिया y। अब अगर हमारे पास 6 आवर्स हैं, ठीक है, और बॉटल है 840, तो हमें बताना है कि अगर 5 आवर्स होंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी बन जाएंगी। तो ये मान लो हमारे पास है x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा हमारे पास y2, ठीक है। जैसा कि हमें यहां से दिख रहा है, एज वी नो दिस क्वेश्चन इज ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये क्वेश्चन किसका है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। सो क्या होगा, तो हमारा x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू क्या होगा, x2 अपॉन y2। अभी हमने किया भी था कि x1 अपॉन y1 का जो रेशियो है कांस्टेंट होगा और x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 होगा। तो 6 अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 अपॉन 840 इज इक्वल टू 5 अपॉन में क्या हो जाएगा, y2। अब यहाँ पर क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू y2 इज इक्वल टू 5 इंटू 840। y2 की वैल्यू की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 840 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे। ये हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 4 जा 24 और 0। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 0 2 और 7, तो 700 क्या आ जाएगा हमारे पास, बॉटल्स आ जाएंगी, ठीक है। दोबारा चेक कर लें, देयरफॉर 700 bottles can be filled in हमारे कितना था, 5 hours। और चाहो तो बच्चों आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो। कैसे, आप इनका रेशो निकाल के देख लो। 6 अपॉन 840 का जो रेशियो होगा वो ही 5 अपॉन 700 का भी होगा। तो यहाँ से आ जाएगा ये हमारा 6 1 जा 6, 6 4 जा 24 और 0 1 बाय 40, और ये हो जाएगा हमारे पास 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और 0। मतलब ये भी 1 अपॉन 140 आ गया और ये भी 1 अपॉन 140 आ गया। तो दोनों केस में रेशियो हमारा सेम है, मतलब कि हमारा क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो मैथ्स में बहुत क्वेश्चन तो ऐसे बच्चों जिसमें आप खुद मतलब खुद चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं। अब जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में किस किस बच्चे का यही निकला था, जल्दी से बताओ। और साथ ही साथ रेडी भी रहो अगले क्वेश्चन में बताने के लिए कि हमारा जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट का है या इनवर्स का, ठीक है। बताओगे सभी, पक्का? चलो तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास यहाँ पर अ फोटोग्राफर ऑफ अ बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया का फोटो खींचने वाला फोटोग्राफर है। एनलार्ज 50 टाइम्स अटेन सॉरी फोटोग्राफर नहीं है, फोटोग्राफ है, सॉरी आई थॉट कि कोई फोटोग्राफर जो बैक्टीरिया की फोटो खींच रहा है। अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया एनलार्ज 50 टाइम्स अटेन्स अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एज शोन इन द डायग्राम, बट यहाँ पर डायग्राम नहीं है, कोई बात नहीं। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया? If the photograph is enlarged 20 times only, what will be its enlarged length? हमें बताना है कि what is the actual length of bacteria, कि जब हम उसको 50 times increase कर दें तब वो कितनी लेंथ अटेन कर लेता है, वो अटेन कर लेता है 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। 50 टाइम जब उसको बड़ा करते हैं तो तब वो क्या करता है 5 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, की जो बैक्टीरिया उसकी एक्चुअल लेंथ क्या है, और फोटोग्राफर अगर उसको 20,000 टाइम इंक्रीज कर दे तब वो कितनी बड़ी होगी, उसकी जो लेंथ है वो कितनी बड़ी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि डायरेक्ट का क्वेश्चन है या इनवर्स का, जल्दी से बता दो क्योंकि ये पता होना जरूरी है। ध्यान से देख लो इसको और मुझे बताओ कि डायरेक्ट का क्वेश्चन है या फिर है ये हमारे पास
इनवर्स का। जल्दी से बताओ कि क्या बैक्टीरिया में बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ जो है कम होगी या ज़्यादा होगी, या बढ़ाने से बढ़ेगा या घटाने से घटेगा? जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिखो, जल्दी से बताओ फटाफट। जल्दी से बताइए भाई। डन है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, मिल नहीं रहे हैं आंसर मुझे अभी भी, जल्दी से बताइए। डन है? गुड। किस चीज़ का है ये वाला क्वेश्चन है हमारा डायरेक्ट का। ऑब्वियसली जब हम क्या करेंगे, उसको बड़ा करके देखेंगे तो उसकी लेंथ बड़ी दिखाई देगी, छोटा करके देखेंगे तो उसकी लेंथ छोटी दिखेगी। अब उसने कहा है कि व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया। एक्चुअल लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, जब 5 सेंटीमीटर जब हम उसको बढ़ा रहे हैं तो वो 50 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, और एक्चुअल लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी जब 5 टाइम्स बढ़ा 50,000 टाइम बढ़ाया गया तो उसकी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल लेंथ के लिए आप क्या करोगे, एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, उसके लिए भाई जितना ये है, कितना 5 सेंटीमीटर है ना, उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 50,000 से। यहां से ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1000। कितना आ जाएगा, 1000, सॉरी 10,000, तो 1/10,000, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 10⁻⁻⁴। तो 10⁻⁻⁴ जो है उसकी आ जाएगी एक्चुअल कितनी आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया आ गई 10⁻⁴ सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी, 10⁻⁴ सेंटीमीटर। इसको चाहो तो हम ऐसे ऐसे बनाकर भी कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर तो हमने लिखा एक्चुअल लेंथ, मतलब बैक्टीरिया की लेंथ, और वहाँ पर हम कर देते हैं जितना वो हम बैक्टीरिया एनलार्ज कर रहे हैं, ठीक है, लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, और यहां पर आप लिख दो कितना, एनलार्ज, ठीक है। इसको मान लो x मान लिया, इसको y मान लिया। तो 5 सेंटीमीटर है लेंथ, जब उसको क्या किया हमने, 50,000 टाइम इंक्रीज कर दिया है। तो अगर हम उसको बिल्कुल इंक्रीज ना करें, मतलब उसको हम क्या रहने दें, सेम का सेम रहने दें, 1 का 1 रहने दें, और इसको मान लो हमने मान लिया x, तो ये हो गया x, ये हो गया y, इसको मान लिया हमने x1, इसको मान लिया y1, इसको मान लिया हमने x2, और ये हो जाएगा हमारा y2। अब क्योंकि डायरेक्ट बढ़ रहा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं भाई x1/y1 इक्वल टू x2/y2। x1 है हमारे पास यहाँ पर कितना, 5, और ये है हमारे पास यहाँ पर 50,000। मान लो ये हो गया x और ये हो गया 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 × 1 और x इंटू हमारे पास कितना आ जाएगा, 50,000 ही, और भाई सेम वही दोबारा इसके नीचे ही आ जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे,
कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 10,000। तो 1/10,000 आ गया, मतलब 10⁻⁻⁴ क्या है, उसकी लेंथ है। कितनी है? 10⁻⁻⁴। उसी तरह उसने कहा है कि इफ द फोटोग्राफर इज एनलार्ज, कितना 20,000 टाइम्स ओनली, व्हाट विल बी इट्स एनलार्ज लेंथ। ठीक है, ये वाली जो एनलार्ज लेंथ है वो कितनी होगी, इसको पूरा लिख देती हूँ, कितना एनलार्ज लेंथ। अब इसी टेबल को आगे थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। अब वो क्या कह रहा है कि अगर हम बैक्टीरिया को 20,000 टाइम एनलार्ज कर दें तो ये वाली लेंथ बताओ कितनी होगी। तो ये हो जाएगा y3 हमारा। अब हम चाहें तो इससे कंपेयर कर लें, चाहे तो भाई इससे कंपेयर कर लो, क्योंकि अभी आपके पास x2 की वैल्यू भी आ गई है, बट चाहो तो आप इससे भी कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि दोनों का रेशियो बराबर ही है हमारे पास। तो हम कंपेयर कर लेते हैं यहाँ से किस किस को, x1/y1 को कंपेयर कर लेते हैं x3/y3 से। तो ये था हमारा 5/50,000, और यहाँ पर बच्चों x3/20,000, 20,000 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू x3। कैंसिल करेंगे, सब कैंसिल, यहां से ये कैंसिल, तो x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो एक्चुअल में वो अगर 20,000 टाइम इंक्रीज कर देंगे तो बैक्टीरिया की लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास, बैक्टीरिया की लेंथ आ जाएगी हमारे पास 2 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन किसका था, डायरेक्ट का ही क्वेश्चन था, और उसने ये कहा था कि एक्चुअल लेंथ बताओ। तो एक्चुअल लेंथ तो मान लो हमारी क्या है, हमने बढ़ाया ही नहीं उसको, सेम का सेम ही रखा, मतलब 1 रखा। इस तरह से कर सकते हो, सिंपली डिवाइड करके कर सकते हो। और जब 20,000 टाइम बढ़ाया तब हमारी कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास यहाँ पर एक और क्वेश्चन। अ लोडेड ट्रक ट्रैवल 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स, इफ द स्पीड रिमेन द सेम, हाउ फार इट विल ट्रैवल इन 5 आवर्स। अब हमसे पूछा है कि 25 मिनट्स में 14 किलोमीटर जा रहा है, 5 आवर्स में बताओ कितना होगा। ये तो अंडरस्टूड है कि क्वेश्चन किसका है, यहाँ पर डायरेक्ट वेरिएशन का है। भाई कम टाइम में कम दूर जाएगा, ज्यादा टाइम में ज्यादा दूर जाएगा, है ना, ऐसा ही तो होगा ना। तो वी नो दैट दिस क्वेश्चन इज ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ये किसका है, डायरेक्ट वेरिएशन का है, डायरेक्ट वेरिएशन का। ठीक है, टेबल बना लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा डिस्टेंस ट्रेवल, किसी को भी आप x मान सकते हो, किसी को भी y मान सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड मान लो मैंने x मान लिया, और वो भी किलोमीटर में। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा बच्चों टाइम टेकन, और टाइम टेकन जो है ना उसको मैं मिनट में कन्वर्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मिनट में दे रखा पहला हमारा। तो 14 किलोमीटर जा रहा है कितने, 25 मिनट्स में। अब 5 आवर्स में, 5 आवर्स में पहले तो देखेंगे कितने मिनट्स होते हैं। 5 आवर्स में 60 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 300 मिनट्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 300 मिनट्स। 60 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि 1 मिनट में 60, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो मतलब हमें बताना है कि 300 मिनट्स जो हैं उसमें वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता है ये x हो गया, ये हो गया हमारा y, मतलब ये हो गया x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, और ये हो जाएगा हमारा y2। तो डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब भाई x1/y1 इज इक्वल टू x2/में y2। x1 है 14, y1 है 25, ये हो जाएगा x2, और यहाँ पर आएगा 300। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 14 इंटू में 300 अपॉन में 25 इज इक्वल टू x2। कैंसिल कर देते हैं, कितना बनेगा 12 पर चला जाएगा, और 12 और 14 को मल्टीप्लाई कर दो, x2 की वैल्यू आ जाएगी कितना, 14 और 12 को मल्टीप्लाई कर दो, 160 किलोमीटर, 68 किलोमीटर। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, $168 किलोमीटर। देयरफॉर
कौन है? ट्रक है ना, देयरफॉर लोडेड ट्रक will cover a distance of 168 kilometers in 5 hours। तो इस तरह से आपको करने डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स। 15 वर्कर्स हैं और वो एक वॉल को 48 आवर्स में बिल्ड करते हैं। हाउ मेनी वर्कर्स विल रिक्वायर टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। अब देखो 15 वर्कर्स जो है 48 आवर्स में करते हैं, अब हमें वो बिल्ड करवानी है कम टाइम में, 30 आवर्स में कंप्लीट करानी है। तो कम टाइम में अगर कोई काम पूरा करवाना है तो ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। कम टाइम में अगर करवाना है तो ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब ये क्वेश्चन हमारा किसका हो गया? इनवर्स वेरिएशन का, ठीक है। ये क्वेश्चन किसका हो गया? हमारा इनवर्स वेरिएशन का। तो यहाँ पर हम टेबल बनाएं, ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ वर्कर्स, यहाँ पर हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ आवर्स, इसको हम मान लेते हैं x और ये हो जाएगा y। तो वर्कर जब हमारे 15 हैं तो आवर्स लग रहे हैं 48, और अगर हमें 30 आवर्स में कंप्लीट करना है तो वर्कर्स हमें बताने हैं। ये हो जाएगा x1, ये हुआ y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा हमारा y2। एज वी नो, हमें पता है एज वी नो, और आप बताओ आपको अगर डायरेक्ट का लग रहा हो तो एज वी नो दिस क्वेश्चन इज ऑफ इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन का मतलब एक के बढ़ने से बच्चों दूसरा कम हो रहा है और एक के कम होने से दूसरा बढ़ रहा है। हमने क्या किया था इनवर्स में? क्या था हमारा कि भाई जो प्रोडक्ट होता है ना x1 y1 दैट इज इक्वल टू x2 y2, मतलब कि कांस्टेंट होता है। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब कि हम क्या करेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 48 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई बाय 30। तो ये जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 48 अपॉन में 30 इज इक्वल टू x2। यहाँ से कैंसिल कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, कैंसिल करेंगे तो 24। तो x2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 24, मतलब कि हमें 24 वर्कर्स चाहिए उस काम को 30 डेज में पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन किसका था? इनवर्स वेरिएशन का। ध्यान रखो जब भी आपको इस तरह से मैन पावर और काम की बात की जाए तो ये हमेशा इनवर्स वेरिएशन होता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे कम दिन लगेंगे, कम दिनों में करवाना है तो ज़्यादा लोग चाहिएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास रहमान इज मेकिंग, यहाँ पर क्या है नेक्स्ट, रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। रहमान क्या करता है? व्हील बनाता है स्पोक्स का यूज करके। ये वाले स्पोक्स आप सब बच्चों ने देखे हुए हैं, किसमें? साइकिल में। साइकिल चलाते हैं ना सब बच्चे, अब नहीं तो अपने जब छोटे रहे होंगे तब जरूर चलाए होंगे। तो रहमान क्या करता है? मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। स्पोक्स का मतलब होता है ये वाली। He wants to fix equal spokes in such a way that angle between any pair of consecutive spokes are equal। और वो ये स्पोक्स इस तरह से लगाना चाहता है कि हर जो स्पोक्स है उसके बीच का एंगल ना सेम रहे। जैसे ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो, ये भी 90 डिग्री हो और ये भी क्या हो 90 डिग्री हो। तो ये जितना एंगल है उतना ही ये हो, उतना ही ये हो, उतना ही ये हो, उतना ही ये हो। जितना ये है उतना ये है, उतना ये, उतना ये। तो हर जगह एंगल्स क्या हो? सेम हो। हमें क्या करना है? हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। उसकी हेल्प करनी है हमें टेबल को कंप्लीट करने में। हमें बताना है कि भाई जब उसके पास 4 स्पोक्स हैं तो वो 90 डिग्री के एंगल्स पर उनको लगा सकता है, ठीक है। 4 हमारी लग जाएंगे 90 डिग्री के एंगल पर। अगर उसके पास 6 हैं तो वो 60 डिग्री के एंगल्स पर उनको लगा सकता है। अगर 8 है तो कितने डिग्री का एंगल होगा, और अगर 10 है तो कितने डिग्री का होगा, 12 है तो कितने डिग्री का होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर एक जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि पूरा कंप्लीट एंगल कितने का है। जितने का वो कंप्लीट एंगल होगा उसको हम नंबर ऑफ स्पोक्स से डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ स्पोक्स मतलब जैसे 4 लगानी है तो पूरे कंप्लीट एंगल को 4 से डिवाइड कर दो,
और कंप्लीट एंगल कितने का है बताओ जरा, जल्दी से बता दो। मैं ये कहती हूँ कि मुझे कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है ये बताइए, जल्दी फटाफट से बता दो। कंप्लीट एंगल आप सबको पता है, आप सबने पढ़ा हुआ है कि हमारे कंप्लीट एंगल क्या होते हैं। क्या होता है कंप्लीट एंगल? जो एंगल कितने डिग्री का हो, कितने डिग्री का हो, जल्दी से बताओ भाई। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है पूरा कंप्लीट। तो जब 4 स्पोक्स है तो 90 डिग्री। तो देखो 360 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो 4 है तो 90 डिग्री पर लगा दिया, और अगर 6 थी तो उसने कितने डिग्री पर लगा दिया, 60 डिग्री पर लगा दिया। ठीक है, अब अगर 8 होंगी तो कितने डिग्री पर लगाएगा, तो 360 को 8 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 45। ठीक है, कितना आएगा 45 डिग्री। तो 8 है तो 45 डिग्री के एंगल पर लगा देगा। अगर 10 है तो 10 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 36 डिग्री के एंगल पर लगा देगा। और अगर 12 है तो 30 से 360 को 12 से डिवाइड कर दो, 30 डिग्री के एंगल पर लगा देगा। ठीक है, तो जितनी नंबर ऑफ स्पोक्स हैं उतने से डिवाइड कर दो कंप्लीट एंगल को, जो कि 360 डिग्री का है। ठीक है, आगे कुछ और क्वेश्चन दे रखे हैं। और द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या ऐसा हो रहा है कि अगर हम इनको बढ़ा रहे हैं तो ये कम हो रहे हैं? हो तो रहा है। 4 से 6 कर दी, एंगल 90 से 60 हो गया। ये हमने 8 कर दी और बढ़ा दी, ये और कम हो गया। ये और बढ़ा दी, ये और कम हो गया। ये बढ़ा दिया, ये कम हो गया। तो हाँ भाई, इनवर्स प्रोपोर्शन का तो ये बन रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे यस, ऐसा ही हो रहा है। कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इन अ व्हील विद 15 स्पोक्स। अगर उसको 15 स्पोक्स लगानी है तब एंगल बताओ। सिंपल है, 360 को 15 से डिवाइड कर दो, 24 आ जाएगा। ठीक है, तो कितने डिग्री पर लगाएगा, 24 डिग्री पर। How many spokes would be needed if the angle between a pair of consecutive spokes is 40? मतलब कि हमने जो स्पोक्स लगाई हैं अगर उनके बीच का एंगल 40 डिग्री है, मान लो ये एंगल 40 डिग्री है, तो कितनी स्पोक्स आ सकती है? तो इसमें रिवर्स कर देंगे। अभी तक तो हम कंप्लीट एंगल को नंबर ऑफ स्पोक्स से डिवाइड कर रहे थे ना, अब कंप्लीट एंगल को इस सिंगल एंगल से डिवाइड कर दो। आपके पास क्या आ जाएंगी यहाँ पर, नंबर ऑफ स्पोक्स आ जाएंगी। ठीक है, तो कैंसिल 9, तो मतलब 9 स्पोक्स लगाई जा सकती हैं 40 डिग्री के एंगल पर। ओके, नेक्स्ट है 2 persons could fit new windows in a house in 3 days. One of the person fell ill before the work started. How long will the job take now? And how many person will be needed to fit the window in 1 day? अब ये तो हमें पता है कि भाई ज्यादा लोग हैं तो कम दिन में काम होगा, कम लोग हैं तो ज्यादा दिन में। तो क्वेश्चन तो हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का है। तो चलो टेबल बना लेते हैं। यहां पर हमारे पास है नंबर ऑफ पर्सन्स। ठीक है, इसको x मान लिया। नीचे हम लिख देते हैं नंबर ऑफ डेज। ठीक है, नंबर ऑफ डेज को मान लेते हैं y। तो जब 2 पर्सन है तो 3 डेज में लगा रहे हैं, 2 पर्सन है तो 3 डेज में लगा रहे हैं। अब वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क, काम शुरू होने से पहले एक बीमार हो गया, तो बताओ कितने दिन लगेंगे। तो भाई 2 थे, एक बीमार हो गया तो एक ही बचा। तो मतलब ये बताना है कि एक आदमी कितने दिन में करेगा। तो ये मान लो x1 हो गया, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा बच्चों x2, और ये हो जाएगा हमारा कितना y2, मतलब y2 निकालना है। अब क्योंकि क्वेश्चन ये किसका, इनवर्स प्रोपोर्शन का, किसका है, इनवर्स प्रोपोर्शन का, तो बताओ क्या होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रोडक्ट, मतलब x1 y1 इज इक्वल टू क्या होगा, x2 y2। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू y2, तो ये जाएगा 6 इक्वल टू y2। तो मतलब जो दूसरा है वो कितने दिन में पूरा करेगा उस काम को, 6 दिन में। कितने दिन में करेगा, 6 डेज में। तो इसकी वैल्यू आ गई 6।
अब वो कह रहे हैं कि हाउ मेनी पर्सन वुड नीड टू फिट द वर्क इन 1 डे। तो यहाँ पर मतलब हमारे पास नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं 1, जिसको कि हम y3 मान लें, तो हमें x3 निकालना है एक तरह से, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, भाई हमारा x1 y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास x3 y3, ये है 2 इंटू 3 और ये है x3 इंटू 1। तो x3 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 6। तो एक दिन में कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 6 पर्सन चाहिए, ठीक, 6 पर्सन चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन किसका था, इनवर्स प्रोपोर्शन का। ओके, चलिए उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपको डायरेक्ट ऐसे डिवाइड करके बताया, आप चाहो तो यहाँ से ना अपना x1 y1 x2 y2 वाला भी निकाल सकते हो कि भाई ये x1 है, ये y1 x2 y2 x3 y3, मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही इनका प्रोडक्ट होगा। उस तरीके से भी इसको निकाल सकते हो इनवर्स वेरिएशन वाले फॉर्मूले से, लेकिन ऐसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ऐसे मैंने बता दिया था। अदरवाइज आप इसमें इनवर्स प्रोपोर्शन वाला मेथड भी लगा सकते हो। कौन सा, कि भाई हमारा जो x1 y1 है दैट इज इक्वल टू x2 y2, उस केस में भी आपका आंसर जो है बिल्कुल सेम का सेम ही आएगा, ठीक है। करके देखना इसको उस मेथड से। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे प्रैक्टिस के डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन पर। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे और आपने मेरे साथ साथ सॉल्व भी किए होंगे। अब जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया है उसको आप दोनों तरीके से करके देखना, ताकि आपको पता लगे कि हाँ भाई आप उस तरह से भी इसको निकाल सकते हैं। तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास। अब हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।